Hello friends, hope you all are doing well. In today's class, we are going to discuss about some previous year questions on the topic 8086 microprocessor and 8051 microcontroller. So let's start. First question is, the following are the features of a microcontroller 8051. यहाँ पे कुछ फीचर्स गिवन है और बताना है कि कौन से फीचर्स माइक्रो कंट्रोलर 8051 के हैं। ठीक है, तो एक बार सारे फीचर्स को रिवाइज कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 के। फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्ट फीचर इज 4 किलोबाइट्स ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी दैट इज रोम और EEPROM। ठीक है, 4 किलोबाइट्स रोम होती है, ठीक है, या फिर EEPROM होती है। EEPROM का मतलब है कि यूजर उसे रोम की जो प्रोग्रामिंग है उसको इरेज करके रीप्रोग्राम भी कर सकता है। ठीक है, तो वो कितने की होती है? 4 किलोबाइट्स की होती है। नेक्स्ट इज 120 बाइट्स ऑन चिप डेटा मेमोरी दैट इज रैम। रैम कितने की होती है? 128 बाइट्स की होती है। 4 रजिस्टर बैंक्स होते हैं। ठीक है, रैम के जो इनिशियल 32 बाइट्स होते हैं उसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। ठीक है, ये जब हमने 8051 रजिस्टर्स पढ़े थे उस लेक्चर में इसको पढ़ा था। ठीक है, तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप माइक्रो कंट्रोलर लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट इज 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग। ठीक है, 128 यूजर डिफाइंड, जो फ्लैग्स यूजर डिफाइन करता है 128 सॉफ्टवेयर फ्लैग्स होते हैं। और बाकी सिस्टम फ्लैग जो होता है वो PSW होता है, जो सिस्टम जनरेटेड होता है। ठीक है, और ये कितने बिट का होता है? ये 8 बिट फ्लैग होता है, स्टेटस बताता है ये। PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। नेक्स्ट इज 8 बिट बाय डायरेक्शनल डेटा बस। डेटा बस जो होती है वो 8 बिट की होती है, क्योंकि 8 बिट डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, और जो डेटा बस होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है, जबकि जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की होती है और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट इज 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, जो ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से कुछ बिट एड्रेसेबल होते हैं और कुछ रजिस्टर बाइट एड्रेसेबल होते हैं, और सारे रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। नेक्स्ट 16 बिट टाइमर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी टाइमर्स होते हैं वो 16 बिट होते हैं। यूजुअली 2 टाइमर्स होते हैं, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 कंपल्शन नहीं है कि 2 ही होंगे, ज्यादा और कम भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। इन टोटल 5 इंटरप्ट्स होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं। जब हमने पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ा था 8051 का, तो उसमें 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन दी हुई थी, वो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए होती है, जिसको हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट 4 8 बिट पोर्ट्स। 4 पोर्ट्स होते हैं, P0, P1, P2, P3। ठीक है, और जो 4 पोर्ट्स होते हैं वो 8 बिट के होते हैं और बाय डायरेक्शनल होते हैं, और चारों ही पोर्ट प्रोग्रामेबल होते हैं। यूजर अपने अकॉर्डिंग उन पोर्ट्स को प्रोग्राम कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज 16 बिट प्रोग्राम काउंटर एंड डेटा पॉइंटर। ठीक है, और 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर वो होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। तो 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर होता है। तो ये फीचर्स हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर 8051। अब बताना है इनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं 8051 के। फर्स्ट है 4 किलोबाइट्स ऑफ रोम और EEPROM। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फीचर है 8051 में 4 किलोबाइट की रोम
होती है। ठीक है, नेक्स्ट 128 किलोबाइट्स ऑफ डेटा मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, डेटा मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, जो कि कितनी होती है? 128 बाइट्स होती है, और यहाँ पे गिवन है 128 किलोबाइट्स। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कई बार जल्दी में एग्जाम के प्रेशर में नहीं देखते हैं कि किलोबाइट्स लिखा है या बाइट्स लिखा हुआ है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 128 बाइट्स होती है डेटा मेमोरी, दैट इज रैम। 128 किलोबाइट्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज 4 प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये सही है। ठीक है, कितने होते हैं? 4 प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज 3 16-बिट टाइमर इवेंट काउंटर। ठीक है, टाइमर जो होते हैं वो 16 बिट के होते हैं और 3 होते हैं, तो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा 1 3 एंड 4 दैट इज सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पेरिफेरल डिवाइसेस फॉर देयर एप्लीकेशंस। कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस गिवन हैं, बताना है कि कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस की एप्लीकेशन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू ह्यूमन कम्युनिकेट करता है डिवाइस के साथ। ठीक है, इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं, लाइक कीबोर्ड, डिस्प्ले, ये जितनी भी चीजें होती हैं, टच स्क्रीन, माउस, टच पैन्स, ये जो होते हैं ये कम्युनिकेट कर, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ह्यूमन को मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस तरीके की जो डिवाइसेस होती हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस गिवन है और हमको बताना है किसका कौन सा एप्लीकेशन है। सबसे पहली पेरिफेरल डिवाइस है 8155। 8155 क्या होता है? ये एक एडिशनल इनपुट आउटपुट लाइन होता है जो प्रोसेसर में हम प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप एक इनपुट कीबोर्ड यूज कर रहे हो, आउटपुट के लिए मॉनिटर यूज कर रहे हो, उसके अलावा भी अगर आपको कोई फर्दर इनपुट लेना है, किसी और डिवाइस से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम जब यूज करते हैं तो हमें एडिशनल इनपुट आउटपुट लाइन ऐड करनी पड़ती है प्रोसेसर में। तो 8155 वही होता है, ये क्या करता है? एडिशनल इनपुट आउटपुट लाइन प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को। ठीक है, नेक्स्ट है 8279। 8279 होता है कीबोर्ड और डिस्प्ले इंटरफेस, जिसके थ्रू हम कीबोर्ड को या फिर डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं प्रोसेसर से। तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट इज 8253। 8253 टाइमर होता है या फिर काउंटर होता है, ये टाइमिंग के लिए और या काउंटिंग के लिए यूज करते हैं हम प्रोसेसर में। तो दिस इज टाइमर और काउंटर। नेक्स्ट इज 8251। 8251 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है? सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ये जो डिवाइस है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion given है, a microprocessor interfaced with inputs, outputs and other peripheral devices is also called a microcontroller system। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर जो इनपुट आउटपुट और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस से इंटरफेस्ड है, मतलब कनेक्टेड है, उसको हम माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम भी बोलते हैं एंड इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोसेस। और इस तरीके का जो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम होता है वो कैपेबल होता है सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सही है। ठीक है, जब माइक्रो प्रोसेसर में हम इनपुट आउटपुट और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, टाइमर, ये सब कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और उस पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल करने की पावर होती है वो किसके पास होती है? माइक्रो प्रोसेसर के पास होती है। माइक्रो प्रोसेसर को आप
एज अ सीपीयू समझ सकते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर में होती है उसको समझ सकते हैं। वो जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सीपीयू होता है, वो मॉनिटर को भी कंट्रोल करता है, कीबोर्ड को भी करता है, और जितनी भी इससे डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक प्रिंटर कनेक्टेड है या फिर माउस कनेक्टेड है, उनको भी वो कंट्रोल करता है। तो जब सीपीयू से हम सारे इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं तो वो एक तरीके का माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम बन जाता है, जिसमें जो प्रोसेसर होता है उसके पास पावर होती है, वो कैपेबल होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रीजन, द माइक्रो प्रोसेसर इज अ डिवाइस विच प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। अब माइक्रो प्रोसेसर एक डिवाइस है जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब ऊपर जो दिया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर हम बाकी की पेरिफेरल डिवाइसेस लगा दें तो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम बन जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी उसके अंदर कैसे आती है, उसके अंदर कैसे आती है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो भी ह्यूमन उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर को अपने आप चला रहा है, कीबोर्ड को अपने आप चला रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसको जब इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो जस्ट उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की वजह से ही वो बाकी सब डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाता है। तो ये भी सही है, ये रीजन भी सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट। बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, कैसे कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है, पर ये कैपेबिलिटी कैसे आई, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और इसी वजह से उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बाकी सब चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है। वो खुद से नहीं करता है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उन्हें कंट्रोल करने के। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन गिवन है, अ प्रोसेसर कैन रेफरेंस अ मेमोरी स्टैक विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एड्रेस। ठीक है, एक प्रोसेसर मेमोरी स्टैक को रेफरेंस कर सकता है विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एड्रेस, विदाउट किसी एड्रेस के वो मेमोरी स्टैक को रेफरेंस कर सकता है, जो भी करंट एग्जीक्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड स्टैक को। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, एक होता है कोड और दूसरा होता है स्टैक। जब कोड रन करता है तो उसका स्टैक जो होता है, कोड तो कोड सेगमेंट में सेव होता है मेमोरी के, और जो स्टैक होता है वो स्टैक सेगमेंट में सेव होता है। ठीक है, सब अलग अलग, डेटा अलग सेगमेंट में होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये 4 सेगमेंट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, जब कोई कोड रन करता है तो उसका स्टैक जो होता है वो स्टैक मेमोरी में होता है, और जो स्टैक होता है जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टैक अपने आप ही अपडेट होता रहता है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट या फिर ऑटो डिक्रीमेंट मैनर में। ठीक है, वो कैसे होगा, ये जो वैल्यू होती है वो CX रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर में सेव होती है कि ये डिक्रीमेंट हो रहा है ऑटो या ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो स्टैक जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर को एड्रेस की जरूरत नहीं है, उसको पता चल जाता है जो करंट इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है उसका स्टैक कौन सा है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, प्रोसेसर रेफरेंस कर सकता है मेमोरी स्टैक को विदाउट स्पेसिफाइंग एड्रेस के बिना भी स्टैक कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप स्टैक जो सेगमेंट होता है वो अपने आप को अपडेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग, जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करता रहता है। ठीक है, रीजन गिवन है, द एड्रेस इज ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द स्टैक पॉइंटर। ठीक है, एड्रेस हमेशा अवेलेबल रहता है और ऑटोमेटिकली अपडेट रहता है स्टैक पॉइंटर। अब जो स्टैक मेमोरी होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, स्टैक पॉइंटर से कनेक्टेड होती है। इसका जो भी करंट स्टैक जहां पर एग्जीक्यूशन जिस कोड का हो रहा है उसका स्टैक कहां पर है, उसका एड्रेस हमेशा अवेलेबल रहता है स्टैक पॉइंटर में, और ये एड्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। जैसे कि स्टैक अपडेट होता है वैसे ही ये स्टैक पॉइंटर में स्टैक एड्रेस भी अपडेट होता है। ठीक है, और यही एक स्टैक पॉइंटर होता है जिसके थ्रू प्रोसेसर जो करंट स्टैक है उस तक
उसको रेफरेंस कर सकता है, उसको पहचान सकता है कि कौन सा करंट स्टैक चल रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, प्रोसेसर मेमोरी स्टैक को रेफरेंस कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि उसका एड्रेस जो भी अब करंट मेमोरी स्टैक होता है उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, इस वजह से वो विदाउट एड्रेस भी मेमोरी को स्टैक कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट साइकिल। यहाँ पे इंटरप्ट साइकिल के कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, उनको हमें अरेंज करना है कि फर्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद कौन सा होता है जब एक इंटरप्ट आता है माइक्रोप्रोसेसर में। तो सबसे पहले जब इंटरप्ट जनरेट होता है तो क्या होता है, तब सबसे पहले जो करंट एग्जीक्यूशन होता है माइक्रोप्रोसेसर पहले उसे कंप्लीट करता है। ठीक है, जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है सबसे पहले उसे कंप्लीट करता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब कोई इंटरप्ट आता है तो फ्लैग जो रजिस्टर है उसमें इंटरप्ट फ्लैग जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वो सेट हो जाता है। ठीक है, और जो ट्रैप फ्लैग होता है टी, वो भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही फ्लैग किससे रिलेटेड है, इंटरप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है। जब ये 1 होती है तो ये क्या करते हैं, इस वैल्यू को किसमें पुश करते हैं, स्टैक में, जहां पे क्या होता है, एड्रेस। ठीक है, करंट एग्जीक्यूशन का जिसमें एड्रेस होता है स्टैक पॉइंटर में। तो अब क्या करते हैं, ये स्टैक पॉइंटर में इंटरप्ट का जो एड्रेस है उसे पुश करते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैग होते हैं ये जैसे ही 1 होते हैं तो इस स्टेटस 1 होते ही ये क्या करते हैं, एड्रेस इंटरप्ट का एड्रेस पुश करते हैं स्टैक में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, पुशेस द फ्लैग रजिस्टर वैल्यू ऑन द स्टैक, स्टैक में फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू पुश करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप होता है। अब इसके बाद क्या होता है, स्टैक हमें पता चल गया, स्टैक से हम पता क्या करेंगे, कोड सेगमेंट पता करेंगे और उसकी आईपी, आईपी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर जिसमें नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन होता है उसकी वैल्यू होती है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो अब जो ये स्टैक की वैल्यू है ये किस में हो जाएगी, अब ये करेंगी पुशेस द सी और आईपी वैल्यू ऑफ द रिटर्न एड्रेस ऑन द स्टैक, जो कोड सेगमेंट है इंटरप्ट का और उसकी जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, स्टैक में। ठीक है, और जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता इंटरप्ट तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर चलता रहेगा और जब ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब आपका इंटरप्ट पूरा जो भी इंटरप्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्या होगा, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फ्लैग थे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब इंटरप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 के बाद 4 के बाद 1 देन 2, ऑप्शन ए होगा राइट। ठीक है, सबसे पहले करंट प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो कंप्लीट होगा, देन जो फ्लैग रजिस्टर है वो क्या करेगा, स्टैक में वैल्यू पुश करेगा। स्टैक क्या करेगा, स्टैक की वजह से सीएस और आईपी वैल्यूज जो होंगी वो रिटर्न एड्रेस में आएंगी और वो एग्जीक्यूट होंगी और वो वैल्यूज किसमें पुश करेंगी, वैल्यू स्टैक में। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टैक में वैल्यू पुट कर देंगी जो कि जो करंट प्रोग्राम चल रहा था उसकी, इंटरप्ट वहां से हट जाएगा और जो इंटरप्ट फ्लैग है और ट्रैप फ्लैग है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इन 8086 प्रोसेसर, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8086 में। तो 8086 में इंटरप्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स। हार्डवेयर जनरेटेड
फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। ठीक है, ये हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि हार्डवेयर जनरेटेड टू टाइप्स के होते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल, जो कि पिन डिस्क्रिप्शन में दोनों पिन्स भी दी होती हैं। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ये टोटल होते हैं 256 टाइप्स के। ठीक है, ये होते हैं 256 टाइप्स के, और इनको डिफाइन करते हैं टाइप एन से। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है 0 से लेके 255 तक। ठीक है, कौन से टाइप का है ये एन डिफाइन करता है। तो मेनली ये होते हैं 5 टाइप्स के। ठीक है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, अब जो टाइप 0 होता है वो इंटरप्ट्स वो होते हैं जिनकी जो टोटल सिचुएशन है वो 0 होती है, डिवाइडेड बाय 0 होती है, मतलब कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती है इंटरप्ट की, वो टाइप 0 में आते हैं। टाइप 1 वो होते हैं जो सिंगल इंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं, जो सिंगल इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, टाइप 2 कौन से होते हैं? टाइप 2 नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। टाइप 3 होते हैं ब्रेक पॉइंट, जब किसी प्रोग्राम में कोई ब्रेक पॉइंट आता है, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम कहीं और स्विच कर जाता है, तो इस तरफ के जो इस तरह के इंटरप्ट्स होते हैं उनको टाइप 3 इंटरप्ट्स कहते हैं। टाइप 4 होते हैं टाइप फ्लो होते हैं जब ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, जब किसी प्रोग्राम में ओवरफ्लो की कंडीशन आती है तो ओवरफ्लो इंटरप्ट जनरेट होता है, जो प्रोसेसर को बताता है कि ओवरफ्लो की कंडीशन है, तो वो होते हैं टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 होते हैं ओवरफ्लो, टाइप 3 ब्रेक पॉइंट, टाइप 2 नॉन मास्केबल, टाइप 1 होते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन बेस्ड, और टाइप 0 होते हैं डिवाइडेड बाय 0 स्टेटस, 0 सिचुएशन। ठीक है, तो मेनली ये 5 टाइप्स के होते हैं। अब जो बचे बाकी के 5 से लेके 125 तक, ठीक है, तो इसमें से काफी सारे जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, और काफी सारे जो होते हैं वो नॉन मास्केबल और मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। तो मेनली जो सॉफ्टवेयर टाइप्स के होते हैं वो ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल 256 होते हैं, जिसमें से कुछ फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व किए गए हैं और कुछ जो होते हैं वो मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 256 इंटरप्ट्स इन टोटल होते हैं 8086 में। नेक्स्ट इज लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एड्रेसिंग मोड गिवन है और लिस्ट 2 में एग्जांपल्स। ठीक है, हमें बताना है कौन सा एड्रेसिंग मोड का कौन सा एग्जांपल है। सबसे पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग कब होती है? जब हम डायरेक्ट डेटा मूव करा देते हैं रजिस्टर में। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स में डायरेक्ट डेटा कौन सा है? डायरेक्ट डेटा ये है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मूव हो रहा है बीएल में, बीएल रजिस्टर में, इसका मतलब ये है इमीडिएट एड्रेसिंग। ठीक है, एड्रेसिंग हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने भी एड्रेसिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप एड्रेसिंग मोड देख लीजिए 8086 पे, उसके बाद ही अपने आप ही आपको बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स एड्रेसिंग। अब इंडेक्स एड्रेसिंग बहुत इजी है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में इंडेक्स रजिस्टर यूज हो रहा है आई, ठीक है, तो इसका मतलब वो इंडेक्स एड्रेसिंग है, जिसमें हम इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू मूव कराते हैं दूसरे रजिस्टर में, जैसे कि ये DI। ठीक है, डायरेक्शन इंडेक्स की वैल्यू हम CX में, जो कि क्या है काउंटर रजिस्टर है, इसमें मूव करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंडेक्स एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग कब होते हैं? जब हम टू रजिस्टर्स, एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में मूव कराते हैं, जो कि ये दिया हुआ है AX भी रजिस्टर है, BX भी रजिस्टर है, BX की वैल्यू किसमें मूव करा रहे हैं? AX में। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग कब होती है? जब हम किसी रजिस्टर में डायरेक्ट एड्रेस को ही मूव करा देते हैं। ठीक है, उस एड्रेस की लोकेशन डायरेक्ट दे देते हैं, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग।
तो फर्स्ट वन जो है इसमें डायरेक्ट एड्रेस गिवन है, किसका, डेटा सेगमेंट का। क्लोज ब्रैकेट किसका होता है, डेटा सेगमेंट होता है। डेटा सेगमेंट का एड्रेस गिवन है, इसमें जो वैल्यू है वो किसमें मूव हो जाएगी, AX में। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, तो A का हमारा हो गया, A का थर्ड, ठीक है, देन B का फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन माइक्रो प्रोसेसर 8086। ठीक है, यहाँ पे कुछ फीचर्स गिवन है, तो बताना है कौन कौन से फीचर्स हैं 8086 के। फर्स्ट है द 8086 इज 16-बिट प्रोसेसर विद 16-बिट इंटरनल एक्सटर्नल डेटा बस। ठीक है, तो 8086 क्या है, 16-बिट प्रोसेसर होता है और उसमें जो डेटा बस होती है वो 16-बिट की होती है, क्योंकि जो डेटा लाइंस होती हैं वो 16, जो डेटा होता है वो 16-बिट का होता है, जबकि जो फिजिकल एड्रेस होता है या फिर एड्रेसिंग होती है वो कितनी की होती है, 20 बिट्स की होती है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन क्यू इज 4 बाइट्स। तो इंस्ट्रक्शन क्यू 4 बाइट्स नहीं होता है, कितना होता है, 6 बाइट्स का। ठीक है, अब ये फीचर्स जो है हमने कल जो MCQs करे थे उसमें भी थे, तो ये 2 बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फीचर्स। नेक्स्ट इज वाइल एंटरिंग HLT इन मिनिमम मोड ALE इज डिलेड। HLT कौन सा होता है, हॉल्ट होता है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोग्रामिंग है वो हॉल्ट हो जाएगी, रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और आफ्टर 3 और 5 साइकिल्स, क्लॉक साइकिल्स के बाद फिर नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है, तो हॉल्ट के केस में क्या होता है, जो भी मिनिमम मोड में बाकी फीचर्स हैं वो सब किस में चले जाते हैं, डिले में चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही है कि ALE डिले में डिले हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा अगर हॉल्ट एंटर करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है द कंट्रोल पिन इन 8086 इज M/IO। तो M/IO नहीं होती है, ये किसकी पिन है, ये M/IO जो पिन है वो 8086 में होती नहीं है, ये होती है 8085 में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसी कोई पिन नहीं होती है 8086 में। तो ऑप्शन A एंड C, दैट इज B ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट इज द फ्लैग विच इंडिकेट्स वेदर द इंटरप्ट दैट में अकर एट द इंटरप्ट पिन ऑफ 8086 विल एक्चुअली सर्व और नॉट। तो ये कौन सा फ्लैग बताता है कि जो इंटरप्ट जनरेट हुआ था वो सर्व्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बताता है इंटरप्ट इनेबल फ्लैग। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर होता है 16-बिट फ्लैग रजिस्टर, उसमें जो इंटरप्ट फ्लैग की पिन होती है IE होती है, जब तक इसकी वैल्यू 1 होती है इसका मतलब इंटरप्ट अभी सर्व्ड नहीं हुआ है। जैसे ही ये वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब इंटरप्ट सर्व्ड हो गया। ठीक है, तो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग जो होता है वो बताता है कि इंटरप्ट सर्व्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स गिवन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के, बताना है किस रजिस्टर का क्या फंक्शन है। सबसे पहले है पीकॉन। पीकॉन क्या है, पावर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, पावर कंट्रोल रजिस्टर क्या करता है, हमने पढ़ा था जो 8051 कंट्रोलर होता है CHMOS, ये 2 मोड्स में काम करता है। फर्स्ट इज आइडियल मोड एंड सेकेंड वन इज पावर डाउन मोड। ठीक है, तो ये दोनों जो मोड होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो पीकॉन रजिस्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पीकॉन रजिस्टर का काम हो गया आइडियल बिट और पावर डाउन बिट कंट्रोल करना। ठीक है, ये जनरेट करता है, या तो इसकी वैल्यू हाई होगी या लो होगी, उसके अकॉर्डिंग आइडियल बिट और पावर डाउन बिट स्विच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टी मॉड। टी मॉड इज टाइमर और काउंटर मोड ऑफ ऑपरेशन, ये टाइमर और काउंटर के मोड ऑफ ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सीकॉन ये टाइमर और कंट्रोल काउंटर के कंट्रोल रजिस्टर होता है जो कंट्रोल करता है टाइमर और काउंटर को। और PSW क्या होता है, ये स्टेटस बताता है, दैट इज पावर स्टेटस वर्ड, जो क्या कंटेन करता है, स्टेटस, कंटेन स्टेटस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड दैट इज सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए।
2017 के, 18 के और 19 के। 2018 तक सिलेबस में 8085 भी था और सी प्रोग्रामिंग भी थी। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हुए थे 2018 तक वो 8085 के ऊपर थे, ठीक है, और सी प्रोग्रामिंग भी थे। बाकी 86 और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन थे। जितने भी थे मैंने कोशिश करी, जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आप लोगों को करा दिए, ठीक है, आज की क्लास में। कल जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो 17 के थे, कुछ 16 के थे, कुछ 15 के थे। तो 18 से पहले बहुत ज्यादा 8086 या 8051 नहीं पूछा जाता था। 19 से शुरू हुआ है सिलेबस में ये, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में केवल दो ही चीजें हैं, 8086, 8051। तो हमारा फोकस सिर्फ इन दोनों पे ही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सारे हो गए। अगर 2020 का मुझे एग्जाम पेपर मिलेगा तो मैं उसके भी क्वेश्चंस इसमें मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, इस पैंडेमिक में कोशिश करिए घर से बाहर ना जाएं और सारे प्रिकॉशंस लें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।